तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, यानी हम लोग का टॉपिक क्या है आज का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको लिखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहला क्या चीज़ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 2 3 4 5 जितना मन उतना लेते चले जाओ। ठीक है। सेकंड क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा वो होता है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और इसका वैल्यू क्या नहीं कैसे निकलता है, n-1। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, n-1, यानी इसमें से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब इसके जो L के वैल्यू होता है ना, उसके आधार पर क्या होता है कि सब सेल का नाम होता है। 0 होगा तो क्या, सब सेल का क्या नाम होगा, S। सब सेल का क्या नाम होगा, S। 1 होगा तो P, 2 होगा तो D, 3 होगा तो F। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 4 होगा तो F G, 5 होगा तो, और ऐसे बढ़ते चला जाएगा H, इसी तरह चलता चला, लेकिन F ऑर्बिटल तक में ही काम चला जाता है। समझ में आ गया। तो ये ऐसे से बढ़ते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, S में ऑर्बिटल पहले कितने होते हैं, S में ऑर्बिटल 1 होता है। P में ऑर्बिटल कितना होता है, P में ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। D में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 1 2 3 4 5। तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। अगर F की बात करें तो F में कितने हो जाएंगे, 7। F में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑर्बिटल हो गए, इतना समझ में आ गया। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं। मैक्सिमम 2 आते हैं, तो इसमें 1 और 2, यानी S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। P में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। यानी एक ऑर्बिटल में 2 तो 3 ऑर्बिटल है तो 3 दूना 6, एक ऑर्बिटल में 2, 5 ऑर्बिटल है तो 5 दूना 10, कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी D ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। अब F की बात करें तो F में कितने ऑर्बिटल, 7। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 7 दूना 14 आता है। तो F में कितने मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। ये 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब किसी सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सेल क्या है अब समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, जैसे सोडियम का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये पहला सेल, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये तीसरा सेल, यानी 1 2 3, इतना समझ में आ गया। ये 1 2 3, ये वही 1 2 3, ये n का वैल्यू है। ठीक है। अब n का वैल्यू 1 2 3 है तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, यानी इसमें क्या होगा, S होगा, इसमें क्या होगा, S और P होगा, इसमें क्या होगा, S P D। तीनों ऑर्बिटल होंगे क्योंकि D आ रहा है, 3 नंबर पर D आ रहा है, देखो 2 नंबर पर D आ रहा है तो 2 में क्या होगा, D होगा। तीसरा सेल में 2 नंबर पे क्या आ रहा है, D आ रहा है तो D ही होगा। तीसरा सेल के अंदर, तीसरा सेल में D आया है। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, है ना। पहला वाला में S है तो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर दूसरा वाला में क्या है, S है और P है तो 2 2 4 2 10 हो गए, और एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ोगे तो S में चला जाएगा, तो 3s1। इसी को इस तरह से लिखते हैं। पहले इस चीज़ को उतार लो, इसको इस तरह से दिमाग में रख लो, उसके बाद हम लोग कन्फिगरेशन पर जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कैसे यूज है। हम एक एक करके देखेंगे, हमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को जो फिल करते हैं, अगर ये नोट कर लिए हो तो इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं वो किस मेथड्स पे करते हैं,
होफ-बाउ प्रिंसिपल के मेथड, होफ-बाउ प्रिंसिपल, होफ-बाउ प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सेल के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलअप है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल, जो सेल या ऑर्बिटल लिख सकते हैं। जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, सेल का एनर्जी बढ़ा तो ऑर्बिटल का भी एनर्जी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, पहले कम वाले में फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। होफ-बाउ प्रिंसिपल इस तरह से होता है। अब पता कैसे करें कि पहले किस में आएगा? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। कैसे देखते हैं हम? अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि n का वैल्यू क्या होता है। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो s का वैल्यू क्या हो जाता है? l का वैल्यू का तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी इसके सापेक्ष में क्या है? s आया। इसमें देखो 0 और 1 भी हो सकता है, क्योंकि 2 - 1 हुआ तो 1 से छोटा 0 भी होता है, यानी इसमें s भी हो सकता है, इसमें p भी हो सकता है। यही हुआ। इसमें 0 और 1 और हो सकता है, संगे 2 आ चुका है, तो यानी s भी हुआ, p भी हुआ और d भी हुआ। चलो ठीक है, 3 में क्या हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यानी क्या होगा? s भी आ जाएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा। ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? n है, ये वाला क्या है? n है, और ये वाला क्या जो वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या है? l की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो हम इसके आगे लगाएंगे, जैसे 1 है तो 1s, बिल्कुल सही। 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2s और ये 2p, बिल्कुल सही। 3 है तो 3s, 3p, 3d, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। 4 है तो 4s, 4p, 4d, 4f, सब जगह 4 लगा दिए। यानी जो ये आगे हम लोग का संख्या लिखा रहता है वो क्या है? एक्चुअल में सेल का नंबर है, कि किस सेल में वो पाया जाता है। उसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब बोले बोला कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d वाले में 10 आ सकते हैं, और f वाले में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब हमको इलेक्ट्रॉन बनना है तो क्या हो बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इसके ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कहाँ आएगा? पहले किस में आएगा? इसको डायगनली देखते हैं। इसमें ये इस तरीके से आया, 1s में आएगा, फिर ऐसे इसको चलते जाओ, फिर पीछे ले जाओ, फिर डायगनली काटो। 2s में आया, फिर इसको पीछे लेते जाओ, फिर 2p में आया, 2p के बाद 3s में आया, फिर इसे काटो, फिर इसको पीछे ले जाओ। अब देखो 3p के बाद कहाँ आया? सीधा 4s में। 3p के बाद 4s में आया, फिर इसको पीछे ले जाओ, 4s के बाद में 3d में आया, तो ये 3d और फिर 4p में आया, 3d से फिर 4p में आया। समझ चुके होगा? यानी ये लाइन ऐसे काटो, फिर ऐसे काटो, फिर ऐसे काटो, ये डायगनली काटते चले जाएंगे तो इसका एनर्जी जल गया। यानी ऐसे काटने का मतलब क्या है? थोड़ा आसान हो जाए। यानी 1s ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और फिर 3d, फिर 4p। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ये बताने का पर्पज हुआ यहाँ पे। तो इसी अकॉर्डिंग भरेंगे हम, सारे एलिमेंट को देखेंगे, हाइड्रोजन से लेके देखते चले जाते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, तो इसको पहले नोट कर लो अच्छे से। ठीक, यहाँ पे देखो, अब आते हैं एक एक एलिमेंट के बारे में, आते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन लिखते हैं वो देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया, तो इसको रफ करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन से ही शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन से ही शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं। अब ये इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ, तो इसका कन्फर्मेशन में क्या आएगा? 1s1। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो बीच में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक सेल ये होगा, है ना, एक ही सेल होगा 1 नंबर का,
ये 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर 1 होगा तो L का वैल्यू क्या होगा n-1, यानी एक में से तो 0 आएगा, तो 0 पे क्या आता है, S सब सेल आता है। वह S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने E से लिखा है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर। अगर बात करें इसके बाद सेकंड नंबर की हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसका क्या होगा 1s2, यानी क्या होगा सेम चीज़ वही, बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन होंगे, साथ में बाहर का एक सेल होगा, और इसमें क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या हो गया, हीलियम के एटम का स्ट्रक्चर हो गया। बात करें आगे लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 2s1, जैसे हबाउ प्रिंसिपल में हम देखा 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, तो 2s1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे ही, साथ में एक सेल ऐसे होगा और एक सेल और होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम कितना 2 है, तो 1 और 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 1 वाले में तो कितने मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और दूसरे वाले सेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे एक है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, तो ये क्या हो गया, लिथियम एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमको पता कैसे चल रहा है कि एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आए, ज़्यादा क्यों नहीं आए, या 2 में एक इलेक्ट्रॉन, ये कैसे निकालते हैं हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², ठीक है। किसी भी सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकलेंगे 2n²। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2n का वैल्यू क्या है, n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैं इसमें लगाऊं, अगर हाइड्रोजन के वाले में लगाऊं 2n², तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू तो 2 ही आ गया, यानी पहला जो सेल होगा उसमें हमेशा कितना एटॉम, पहला जो सेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। इसलिए हीलियम के बाद देखो नया सेल बन गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद नया सेल ही बन गया, यानी एक सेल नंबर 1 वाले सेल में क्या आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आते हैं, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो तब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो n का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले सेल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। इसी तरह आगे हम देखें, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, फिर वही कन्फर्मेशन हो गया। अब इसके एटम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये प्लस, ये न्यूट्रॉन, और फिर एक सेल, और फिर दूसरा सेल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, सेकंड वाले में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 में ही कंप्लीट हो जा रहा है, तो 2 ही आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह हम लोग लगातार चलते चले जाते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो चलो, तो बेरिलियम के बाद हम लोग बोरोन का देखते हैं। बेरिलियम के बाद अब हम लोग किसको देख रहे हैं, बोरोन को देख रहे हैं। थोड़ा एक दो और एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। बोरोन को देख रहे हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2, इसके बाद क्या आएगा 2p 2p1, है ना। बोरोन के बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। उसी तरह कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, 1s2 2s2 2p4। उसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p5। उसी तरह नियॉन का फिर एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6। इतना समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 2 था, इसका कन्फर्मेशन क्या था 1s2। इसी को एक और तरीके से लिख देते हैं हम लोग, एग्जाम में जैसे ऑप्शन देगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो हीलियम क्या है 1s2 है ना, तो देखो सब जगह क्या है 1s2 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 1s2। तो मैं क्या करूँगा 1s2 को हटा कर मैं क्या लिख दूँ, साइड डायरेक्ट ब्रैकेट में हीलियम लिख दूँ। जैसे इसी को एक और तरीका क्या है, हीलियम लिख दिया और 2s2 2p1, फिर हीलियम लिख दिया 2s2 2p2, फिर मैंने हीलियम लिख दिया। यानी हीलियम क्या आता है, नोबल गैस में आता है, इसलिए हम ले लेते हैं, है ना, 2s2 2p2, क्योंकि बार बार हमको लिखना नहीं पड़े।
इसी तरह इसका लिख लेंगे ऑक्सीजन का हीलियम 2s2 2p4। इसी तरह फ्लोरीन का लिख लेंगे हीलियम 2s2 2p6 2p5। और फिर नियॉन का क्या आ जाएगा हीलियम 2s2 2p6। एक और ना इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नियॉन आ चुका। नियॉन भी क्या है, एक नोबल गैस है। अब नियॉन नोबल गैस है तो अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब इसके नियॉन के बाद क्या आता है, सोडियम आता है। तो सोडियम को एक बार लिख के देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। सोडियम को हम लोग लिख के देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये सोडियम हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये हो गया 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजिंग है। जैसे हम लोगों ने नियॉन का क्या देखा था इलेक्ट्रॉनिक नियॉन का, नियॉन नॉर्मल कैसे 10 1s2 2s2 2p6। अब ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन सब में आ रहा है 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 1s2 2p। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हटा के सीधा क्या लिख दूँ, नियॉन 3s1। इसी को मैं हटा के क्या लिख दूँ, नियॉन 3s2। इसी को मैं हटा के क्या लिख दूँ, नियॉन 3s2 3p1। कितना आसान हो गया। इतना बड़ा था इतना छोटा में आ गया। और आगे चले जाएंगे तो इसी तरह होते चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं थोड़ा डी ब्लॉक के एलिमेंट पे आते हैं लिखने के लिए। डी ब्लॉक जैसे आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हमने होपा प्रिंसिपल के हिसाब से देखा था कि अब यहाँ पर 3d की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन का आएगा 4s2 और फिर 3d6। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 में जाएगा फिर 3d में जाएगा। हम लोगों ने देखा था क्योंकि 3d के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या ज़्यादा है। इस तरीके से लिखते हैं। याद रखेंगे क्या तरीका था, सबको एक लाइन में लिखो ऐसे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ, अपने आप एनर्जी निकल जाएगा उसका। उसी तरह हर एलिमेंट का हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉपर का भी देख लेते हैं एक बार। कॉपर का 29 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 3d। देखो यहाँ पे 3d9 ऐसे होना चाहिए। देखो इस तरह होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि देखो यहाँ से क्या होता है, देखो ये यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन 3d10 हो जाता है और यहाँ पे 1 हो जाता है। रीजन क्या है कि इसके ऑर्बिटल को देखेंगे ना हम लोग, तो देखो जो फुल फील्ड होता है ना और हाफ फील्ड होता है ना, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अगर ऐसे होता है 3d9 होता है। लेकिन ये जिसको ये 4s2 और 3d9 इस तरीके से होता है अगर हम लिखते हैं। लेकिन क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। इसका रीजन क्या है, स्टेबिलिटी रीजन है। 3d10 ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये एस वाला इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जब फुल फील्ड होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा और हाफ फील्ड होगा तो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए था। 3d4 होना चाहिए था। क्या करेगा अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा कि s वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। क्यों आएगा, 4s1 और 3d5 हो जाएगा। ये एक्सेप्शंस है, इसको याद रखना। इसका ये कॉपर और ये इसका लिखाने का क्या कारण है, ये एक्सेप्शंस है। यानी ये मिट के क्या हो जाएगा, ये 4s1 और 3d10 हो जाएगा। इसमें ये हटा के क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5 हो जाएगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पे डी में फिर से कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो क्या हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया। ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया। और ये क्या हो गया, ये फुल फील्ड हो गया। ये फुल फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन आ जाता है। बाकी सब में और नॉर्मल ही होगा, वैसा ही चलता चला जाएगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी इसका रीजन है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्सेप्शनल से। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन को देखो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 इसमें भी वही चीज़ है, ये सारा कॉमन है, यानी इसको मैं किसी और एलिमेंट से मैं निकाल सकता हूँ, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है 6 2 8 8 8 6 14 और 14 2 16 है 16 2 18 18 ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18 ऑर्गन का 18, यानी इन सारे के जगह मैं हटा के क्या लिख दूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ AR 4s1 3d5, इसको मैं हटा के क्या कर सकता हूँ AR 4s1 3d10, और यहाँ पे भी इसको हटा के क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AR 4s2 3d10, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं। देखो उतना बड़ा चीज़ को मैंने छोटा में लिख दिया, इसलिए हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। इसमें और कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।